चलो सो बच्चों, नेक्स्ट सेशन में अपन क्या करने वाले आज अपना है फंडा कंप्लीट हुआ था, फिजिकल प्रॉपर्टीज तक कंप्लीट हो गया था। एल्केन्स का एमओपीज हमने कंप्लीट की थी, फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट की थी। मैंने आपको ये बॉइलिंग पॉइंट वाला एक लास्ट लेक्चर के एंड में कंप्लीट किया था हमने, बॉइलिंग पॉइंट वाला एक सेगमेंट। उसके ऊपर अच्छा क्वेश्चन एक बताया था किस तरह से आता है। ब्रांचिंग आपको देंगे और कार्बन नंबर देंगे और उसके हिसाब से कंपेयर करना है आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वेरियस एल्केन्स, है ना। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन आता है, ठीक है। कार्बन नंबर के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और ब्रांचिंग जब बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। वो फंडा था। अब हम लोग आते हैं हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स, विच इज बेसिकली नथिंग बट द केमिकल रिएक्शंस, कि कितने केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल हैं, या एल्केन्स को यूज करके, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम एल्केन्स इन शॉर्ट आप कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हो। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज बाय नो मीन्स एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, ओके। देयर आर many reactions of alkanes which are not even there here in your textbook, ठीक है। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन। तो अपना जो स्कोप है, पहली बात तो यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे गिने चुने आपको 4-5 रिएक्शन ही पढ़ने हैं, ठीक है, और उनके ऊपर ही अपना फोकस ज्यादा रहेगा। दैट डज नॉट मीन कि एल्केन्स के इतने ही रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना। आगे हायर क्लासेस में आप और बहुत सारे रिएक्शंस पढ़ोगे, बट फिलहाल के लिए लेट्स लिमिट आवरसेल्व्स टू दिस मच। आई होप एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दैट, राइट, ओके। चलो, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला है हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। क्या है सबसे पहला? हैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। अब यहां पर आप क्या करो, आपके टेक्स्ट बुक में आप एक वर्ड ऐड कर दो, डायरेक्ट। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग हैलोजिनेशन यू विल से डायरेक्ट हैलोजिनेशन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड डायरेक्ट हैलोजिनेशन? लेट्स अंडरस्टैंड। आपने एल्केन लिया, एल्केन में क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, करेक्ट। आपने हैलोजन लिया, हैलोजन क्या है? X2। व्हाट डज हैलोजन रिप्रेजेंट? तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑफ कोर्स, है ना। तो आपने ये लिया हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन लिया, आपने हैलोजन लिया, दोनों को साथ में रिएक्ट किया, व्हाटएवर सेट ऑफ कंडीशंस वो है, और आपको प्रोडक्ट मिलेगा। इतना सिंपल है। डायरेक्ट हैलोजिनेशन वर्ड आने से पता चला अच्छा कि हैलोजन को प्योर फॉर्म में लेना, मतलब F2, Cl2, Br2, I2, किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं ले रहे। क्या ये बात समझ में आई? मैं हैलोजन को किसी कंपाउंड के फॉर्म में नहीं ले रहा हूं, डायरेक्ट ले रहा हूं। तो डायरेक्ट ले रहा हूं इसलिए मैंने वर्ड बोला क्या? डायरेक्ट हैलोजिनेशन। उससे फायदा हुआ, समझ में आया, राइट। तो ये वर्ड ऐड कर लेना, है ना बच्चों। अच्छा, इसमें होगा क्या? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। इसमें होगा ये, हाइड्रोकार्बन के पास क्या था? कार्बन, हाइड्रोजन, बरोबर है। क्या रिप्लेसेबल है? मैं स्टार्टिंग से डे 1 लेक्चर से बोलते आया हूं, क्या रिप्लेसेबल है उसमें? हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, ठीक है। अपन ने क्या डाला? अपन ने क्या रिएजेंट लाया? हैलोजन लाया, X2। तो यहां से एक हाइड्रोजन बाहर जाएगा और वहां से एक हैलोजन अंदर आएगा, बस इतना ही रिप्लेसमेंट होने वाला है ना, डिस्प्लेसमेंट होगा, बरोबर है। हैलोजन का एटम हाइड्रोजन के एटम को डिस्प्लेस कर देगा, बस यही रिएक्शन होगा, और इतना आपको दिमाग में रखना है। तो ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, कहते हैं इसे। ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर रिएक्शन हो रहा है। ऑब्वियसली मैंने आपको अगेन बेसिक्स वाले चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ऐसे अलग अलग टाइप के जो रिएक्शन है उसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। व्हाट आर द बेसिक आइडियाज ऑफ वेरियस रिएक्शन, वेरियस ऑर्गेनिक रिएक्शन, राइट। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। क्या, कौन किसको सब्स्टिट्यूट कर रहा है भाई? तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ H एटम्स बाय X एटम, है ना। हाइड्रोजन एटम जाएगा और हैलोजन एटम आएगा, तो हैलोजिनेशन होगा। अब बोलेंगे ठीक है, सही बात है। अभी एल्केन्स का रिएक्शन अगर आप हैलोजन के साथ कर रहे हो तो यूजुअली ऑन द एरो, ध्यान से सुनना, एल्केन्स का रिएक्शन अगर आप हैलोजन्स के साथ कर रहे हो तो यूजुअली ऑन द एरो यू विल हैव आइदर यूवी लाइट और डिफ्यूज सनलाइट और हाई टेम्परेचर। ध्यान से सुनना, you will have either UV light or diffuse sunlight or high temperature, and the products are usually a mixture of alkyl halides. Products are usually a mixture of alkyl halides. Now why mixture of alkyl halides? Why not one alkyl halide? Why not one pure product? Why mixture? Let's try to understand that.
तो केमिकल रिएक्शंस आप हेडिंग डालेंगे, आपकी नोटबुक में हेडिंग डाल दो केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स, ठीक है। और उसमें सबसे पहली कैटेगरी आपकी हैलोजिनेशन, और उसमें भी अपन पहली कैटेगरी डाल देते हैं क्लोरीनेशन, ठीक है। हैलोजिनेशन में, अब हैलोजिनेशन में तो बहुत कुछ आएगा ना बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सब आ जाएगा। हैलोजिनेशन तो जनरल वर्ड हो गया, बरोबर है ना। तो अपन पहला उसमें क्लोरीनेशन मान रहे हैं, और उसका एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। आई होप एवरीबडी इज गेटिंग दिस। मैंने क्या किया, केमिकल रिएक्शन में पहला हैलोजिनेशन, उसमें डायरेक्ट क्लोरीनेशन, और उसमें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो पहला सबसे सिंपल एग्जाम्पल रहेगा ऑब्वियसली मीथेन प्लस क्लोरीन। आप बोलेंगे ठीक है, मीथेन प्लस क्लोरीन। एरो पे क्या चाहिए, एरो पे अब जैसे कुछ टिपिकल चीजें आपको बता चुका हूं, जैसे सोडियम आएगा तो एरो पे साथ में क्या आना चाहिए, ड्राई ईथर, है ना। जैसे कि अगर हाइड्रोजनेशन कर रहे हो, एरो पे क्या आना चाहिए, प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल आना चाहिए, है ना। तो अगेन रटना नहीं है, पर्टिकुलर रिएक्टेंट के साथ पर्टिकुलर कंडीशन चाहिए, ये याद रखना है। अगर ये याद नहीं रखोगे तो आपको क्या होगा कि आप रटना बैठोगे और रट्टा मारोगे तो फिर एग्जाम के दिन ब्लैंक हो जाओगे, है ना। अच्छा, तो जब आप डायरेक्ट हैलोजिनेशन कर रहे हो किसका, एल्केन का, यानी कि एल्केन किस में आया बच्चों, सैचुरेटेड में कि अनसैचुरेटेड में, तो आप बोलेंगे ऑब्वियसली सैचुरेटेड में है, सब सिंगल बॉन्ड है सब, ठीक है। तो सैचुरेटेड का जब आप हैलोजिनेशन कर रहे हो, ध्यान से सुनना, सैचुरेटेड पार्ट का जब आप हैलोजिनेशन व्हेन यू आर कैरिंग आउट, एट दैट टाइम, जस्ट वन सेक, at that time you have to write UV light, ultraviolet light, or diffuse sunlight on the arrow. क्या लिखेंगे आप, UV लाइट और डिफ्यूज समझते हो ना, स्प्रेड, डायरेक्ट नहीं, स्प्रेड है ना, स्प्रेड की डिफ्यूज सनलाइट, ठीक है, इनडायरेक्ट सनलाइट बेसिकली, ठीक है। तो यूवी लाइट या फिर डिफ्यूज सनलाइट, क्यों, क्योंकि लाइट विल कैरी एनर्जी। जो कैटलिस्ट है उसका काम क्या है, रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करना। आप हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, क्या मिलता है, एनर्जी नॉर्मली, है ना। तो वैसे यहाँ पे यूवी लाइट जो है या डिफ्यूज सनलाइट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करेगी। क्या करना है, एनर्जी प्रोवाइड करके क्या उखाड़ना है, तो भाई बॉन्ड ब्रेक करने पड़ेंगे। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, यहाँ पर CH3 और H यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ पर क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जब दो बॉन्ड टूटेंगे तभी नया बनेगा ना, राइट। जब पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तभी नया बनेगा। जब यहाँ पर भाई जब तक सलमान कटरीना का ब्रेकअप नहीं होगा, है ना, वहाँ पे जब तक रणबीर आलिया का ब्रेकअप नहीं होगा तब तक नए कपल्स कैसे बनेंगे। और बनाने, नए कपल बनाने के लिए करना पड़ेगा ना पुराने कपल का ब्रेकअप भाई, है ना। यहाँ पे तो वही चल रहा है। तो बस यहाँ पर भी वही है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ो, क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड तोड़ो और कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड बना दो। क्या ये बात समझ में आई, राइट। नाउ व्हेन यू राइट द प्रोडक्ट इट सीम्स वेरी, ऐसे ये बचकांड लगता है एकदम, ऐसा लगेगा कि सर क्या इतना इजी चीज है यार ये तो, है ना। क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाना है और एक क्लोरीन लगाना है, तो क्या बनेगा, CH3Cl + HCl, बराबर है बच्चों, एकदम सिंपल है कि नहीं, है ना। हियर कम्स द कैच, ये रिएक्शन बड़ा सिंपल है, पर ये रिएक्शन इस स्टेज पे रुक जाता है क्या, ये सवाल है। इस स्टेज पे रिएक्शन रुक जाता है क्या, ये सवाल है। तो द आंसर इज ऑब्वियसली नो। व्हाई, बिकॉज अभी भी हाइड्रोजन और बचे हैं, आप बताओ हाँ कि ना, और हाइड्रोजन बचे हुए ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर ये रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स तक कंटिन्यू हुआ, जो ये होता है, तो सेकेंड स्टेप में और हाइड्रोजन रिलीज डिस्प्लेस हो जाएंगे या सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, है ना। तो सेकेंड स्टेप देखते हैं। अब जो पहले स्टेप में बना था कौन था, CH3Cl, उसको वापस आपने Cl2 से रिएक्ट करा, वापस से अपने सारे जो कंडीशंस थे एरो पे वो लिखे, और क्या होगा, क्या बन जाएगा, CH2Cl, समझ पा रहे हैं आप लोग, + HCl। ओके, फिर स्टेप 3 में क्या होगा बच्चों,
क्या मैं बोल सकता हूँ जो स्टेप 2 में बन गया था CH2Cl2 वो रिएक्ट करेगा? बोलो हाँ कि ना। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? तो कैन आई से हियर, अब ध्यान से सुनना और एक बात समझना बच्चों, कैन आई से एक चेन रिएक्शन हो रहा है। कैन आई से एक तरह का एक चेन फॉर्म हो गई है। चेन कहां से शुरू हुई थी? मीथेन से शुरू हुई थी। अब वो चेन बंद ही नहीं हो रही। क्यों नहीं बंद हो रही भाई? जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे तब तक वो चेन बंद नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मुझे बताओ, ये लास्ट स्टेप जो है, अब मैंने 4 हाइड्रोजन चारों के चारों रिप्लेस कर दिए, तो क्या यहां पर आके ये रिएक्शन अपने आप बंद हो जाएगा? यस। तो मुझे प्रोडक्ट्स क्या मिला? प्रोडक्ट्स में क्या मिला मुझे? क्या मुझे सिर्फ मिथाइल क्लोराइड मिला? नहीं। क्या मुझे सिर्फ मिथिलीन डाइक्लोराइड मिला? नहीं। क्या मुझे क्लोरोफॉर्म मिला? नो। क्या मुझे कार्बन टेट्राक्लोराइड मिला? नहीं। मुझे एक्चुअली मिला मिक्सचर ऑफ ऑल। टेक्निकली मुझे मिला मिक्सचर ऑफ ऑल। अब कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं सर सिर्फ CCl4 मिलना चाहिए। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे सर सिर्फ CCl4 मिलना चाहिए ना। तो भाई ऐसा होता है कि आप मीथेन लेते हो, ठीक है, आप मीथेन लेते हो और आप क्लोरीन लेते हो एक्सेस में। अच्छा, कैन यू सी दिस? क्लोरीन हर स्टेप में यूज हो रहा है बच्चों। तो क्लोरीन टेक्निकली मेरे को एक्सेस में लेना पड़ेगा, ज्यादा लेना पड़ेगा शुरुआत में। इतना तो आपको दिमाग में आ गया होगा तुरंत ही देख के रिएक्शन। आप सोचोगे हाँ सर मीथेन एक मॉलिक्यूल भी चल जाएगा लेकिन क्लोरीन अपने को ज्यादा चाहिए। अच्छा, क्या एक मॉलिक्यूल मेरे लिए लेना पॉसिबल है? ये पिछली बार भी बताया था। ऐसा तो होगा नहीं कि अच्छा इतना सारा मीथेन है आपने एक मॉलिक्यूल लेके डाला, ऐसा तो होगा नहीं। आप मिनिमम 1 मोल लोगे जिसमें एवोगाड्रो नंबर आएगा ना 6.023 × 10⁻23। बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो क्या ये गारंटी है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल कार्बन टेट्राक्लोराइड तक पहुंचने वाले हैं? नहीं। दैट इज द थिंग ना। यू विल हैव अ मिक्सचर ऑफ कुछ फर्स्ट स्टेज, कुछ मॉलिक्यूल्स का स्टेप 1 कंप्लीट हुआ, किसी का स्टेप 2 कंप्लीट हुआ, किसी का स्टेप 3 कंप्लीट हुआ, किसी का स्टेप 4 कंप्लीट हुआ। तो क्या हुआ? एंड ऑफ द डे आपको मिल गया मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स। बट डू यू वांट अ मिक्सचर? मैंने आपको वर्ड्स रिएक्शन में भी सिखाया था। डू यू वांट अ मिक्सचर रियली? नो। व्हाई? बिकॉज अगेन डिफिकल्टी क्या आ जाती है कि आपको बैठ के मिक्सचर को सेपरेट करना पड़ता है, और सेपरेट करने के लिए आपको टाइम, एनर्जी और मनी तीनों खर्च करना पड़ता है, जो नहीं चाहिए अपने को। तो प्रैक्टिकली अपने लिए बहुत अच्छा नहीं है ना बच्चों। तो यहां पर आप नोट करके रखेंगे, नोट करके क्या रखेंगे कि प्रोडक्ट्स, यहां पर प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड as a mixture of alkyl halides, as a mixture of alkyl halides, है ना। आपके alkyl halides का क्या हो जाता है? मिक्सचर मिल जाता है आपको। अच्छा, ये देखो एक और चीज यहाँ पे देख लो, ये क्लोराइड है, ये डाइक्लोराइड है, इसको मैं ट्राइक्लोराइड भी बोल सकता था ना, 3 क्लोरीन है, राइट। और ये टेट्राक्लोराइड। तो हर बार एक एक बढ़ता गया। तो यहाँ पर alkyl halides is not the correct term, it should be haloalkanes। अब इनके बीच का डिफरेंस जो है मैं आपको alkyl halides वाले चैप्टर में डिटेल में सिखाऊंगा कि alkyl halide और haloalkane में एक्चुअली टेक्निकली क्या फर्क है। मोनो हैलोजन डेरिवेटिव को alkyl halide बोलते हैं, बट आप अभी फिलहाल ये लिख के रखो कि भाई haloalkanes का मिक्सचर। haloalkanes का मतलब तो आपको पता है कि भाई एल्केन था, उसके अंदर हैलोजन डाला हुआ है, ठीक है। वो 1 हैलोजन है, 2 हैलोजन है, 3 हैलोजन है, 4 है, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो यहां पर यूवी लाइट है, डिफ्यूज सनलाइट है, मिक्सचर मिल रहा है। और नोट में दूसरा पॉइंट कि चेन रिएक्शन मैकेनिज्म यहां पे है, मतलब चेन रिएक्शन अकर्स, है ना। चेन रिएक्शन अकर्स टिल, कब तक होता है चेन रिएक्शन? टिल ऑल द हाइड्रोजन एटम्स आर replaced by क्लोरीन एटम्स, है ना। जितने भी हाइड्रोजन है सारे के सारे जब तक क्लोरीन नहीं बन जाते, क्या ये स्टेप वाइज मैनर में चेन रिएक्शन कंटिन्यू होती रहती है बच्चों? आप बोलेंगे हाँ।
Of course. And third and most importantly, now this is from your entrance exam point of view, the mechanism that is followed is the free radical mechanism of reaction. कौन सा mechanism follow होता है? Free radical. In fact, you can write free radical mainly substitution. ठीक है? Free radical substitution mechanism is followed. अब आपको रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा चुका हूं, वैसे हमने बेसिक्स किए हुए हैं रिएक्शन मैकेनिज्म्स के कि फ्री रेडिकल क्या होता है, कार्बोकेटायन क्या होता है, कार्बन आयन क्या होता है. फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट रिमेंबर व्हाट फ्री रेडिकल इज, याद करवा देता हूं. फ्री रेडिकल क्या था? सी डॉट. कार्बोकेटायन क्या था? सी प्लस. कार्बन आयन क्या था? सी माइनस. ये पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है. याद नहीं है तो वीडियो देखो जाके, ठीक है? वीडियो भी अपलोड किया हुआ है ऐप पे, देखो. तो सी डॉट, सी प्लस, सी माइनस. आपने में से फ्री रेडिकल कौन सा था? ये वाला था. ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये बताया था बच्चों. कैसा होता है ये? हाईली रिएक्टिव होता है. और बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव होता है इसलिए ये कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन करता है. ये एक स्टेप पे आके रुकता नहीं है. ये कैसा होता है? ये कंटिन्यूअस चेन रिएक्शन करता है. ये हाईली रिएक्टिव होता है और जब तक ये सारे हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर दे तब तक ये मानता नहीं है. पहली बात तो. अच्छा, दूसरी चीज एक और इंपॉर्टेंट है इसके बारे में कि भाई ये फ्री रेडिकल जनरेट हुआ कैसे. तो ये रोल ऑफ यूवी लाइट यहां पे आया. यूवी लाइट क्या करेगा ना, मैं थोड़ा मैकेनिज्म में इन डेप्थ जा रहा हूं अंदर, ठीक है? यूवी लाइट क्या करने वाली है? ये जो अल्ट्रावायलेट लाइट अपने लिए हाईली, इसमें हाई एनर्जी है, बरोबर है? तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करेगी? ये क्लोरीन को अटैक करके होमोलाइटिक फिशन करेगी. क्या करेगी? होमोलाइटिक फिशन. मतलब क्लोरीन का जो बॉन्ड है उसको ऐसे ब्रेक करेगी, Cl का फ्री रेडिकल और Cl का फ्री रेडिकल. समझ रहे हो? और ये Cl का फ्री रेडिकल क्या करेगा कि CH3H यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को भी ऐसे ब्रेक करेगा जब मिथाइल का फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल निकलेगा. तो ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में, क्योंकि दोनों रिएक्टिव है, आपस में बॉन्ड बना लेंगे और ये दोनों फ्री रेडिकल आपस में बॉन्ड बना लेंगे. इन शॉर्ट ये मैकेनिज्म है. समझ में आया सबको? ठीक है. तो मेन फंडा क्या था? मैंने वहां पर आपको होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फिशन भी डिटेल में सिखाया है कि जब इक्वल बॉन्ड ब्रेकिंग होगा तो होमोलाइटिक बोलेंगे, अनइक्वल होगा जब चार्जेस आएंगे तो हेटेरोलाइटिक होगा. तो यहां पर मैंने क्या बोला भाई? होमोलाइटिक फिशन हो रहा है. किसकी वजह से हो रहा है? यूवी लाइट की वजह से हो रहा है. तो आपको कैटलिस्ट का रोल भी समझ में आया होगा कि यूवी लाइट का बेसिकली यहां पर रोल क्या है. एग्जैक्टली रोल क्या है? टू मेक द फ्री रेडिकल. फ्री रेडिकल एक बार बन गया तो ये मैकेनिज्म जो है वो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ेगा, इस मैकेनिज्म से आगे बढ़ेगा और स्टेप वाइज मैनर में हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाएंगे. क्यों ये कंटिन्यूअसली होगा? बिकॉज फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव होता है. क्या ये बात सब लोगों को, आई थिंक, पिक्चर एकदम से क्लियर हो गया होगा, है ना? एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पॉइंट आपको ऐड करना है, अगेन फ्रॉम एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द ईज ऑफ रिप्लेसमेंट. ध्यान से सुनना, द ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन. प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों. द ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन इज टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी. इसका मतलब क्या है जरा समझते हैं. कौन सा वाला हाइड्रोजन, ध्यान से सुनना, कौन सा वाला हाइड्रोजन इजीली रिप्लेस होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री. इसका जरा एग्जांपल के साथ देखते हैं. एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है? एग्जांपल नंबर 2 देखो. आपके पास है CH3, CH3, CH2, CH3. ठीक है. अब मैंने आपको पहले डिटेल में पढ़ाया हुआ है कि भाई जब नॉमेनक्लेचर अपन कर रहे थे तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है. तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी कार्बन कैसे पहचानना है. तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा है? प्राइमरी. दूसरा वाला, ये वाला देखो, इसको ये एक साइड ऐसे 2 साइड पे कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा है? सेकेंडरी. ये तीसरा वाला इंटरेस्टिंग है, ये वाला कैसा? 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा है? ये टर्शरी है. चौथा वाला देखो, ये वापस सिर्फ एक साइड पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये कैसा है? प्राइमरी. मैंने आपको और एक तरीका बताया था जिसपे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे वो प्राइमरी, 2 लगे होंगे वो सेकेंडरी, है ना? आप आजू बाजू के बॉन्ड्स देख के भी तुरंत बता सकते हो. ये वाला भी कैसा है? ऑब्वियसली प्राइमरी. मिथाइल वाला जो है वो तो प्राइमरी रहेगा. ठीक है. तो प्राइमरी, प्राइमरी, प्राइमरी. तो इस पूरे कंपाउंड में यू कैन सी ऑल काइंड्स ऑफ हाइड्रोजन.
You can see all kinds of hydrogen ना, you can see primary वाला also, you can see secondary, you can see tertiary also, right बच्चों? अब इमेजिन करो कि इसको मैंने रिएक्ट करा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। इसको मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, डायरेक्टली मैंने इसको रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ। एरो पे क्या आना चाहिए, यूवी लाइट। अच्छा यूवी लाइट और डिफ्यूज सनलाइट, मैं यूवी लाइट लिख रहा हूं, आप समझ जाना कि भाई और भी आएगा, और डिफ्यूज सनलाइट, या फिर आप एच न्यू ऐसा भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, एच न्यू। एच न्यू मतलब वो एनर्जी ऑफ अ वेव इज गिवन बाय द फॉर्मूला एच न्यू, ठीक है ना। वो मैक्स प्लैंक का प्लैंक्स इक्वेशन वगैरह आएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में। और ये मेनली फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, एक्चुअली केमिस्ट्री का नहीं, ठीक है। तो ऐसे याद रख लेना कि भाई वो यूवी लाइट या फिर डिफ्यूज सनलाइट लिखेगा। अब सवाल ये है, कि सर मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन इधर 3 दिख रहे, इधर 3 दिख रहे, इधर 2 दिख रहे, इधर 3 दिख रहे, इधर 1 दिख रहा है, क्लोरीन हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये क्वेश्चन है। बट क्लोरीन इनमें से कौन से हाइड्रोजन को पहला रिप्लेस करेगा? मीथेन में तो इजी था ना, एक ही कार्बन था, पर अब यहां पर समझ में आएगा, अच्छा मीथेन को कौन से वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, ये कैसे पता चलेगा? तो ये ऐसे पता चलेगा। क्या ये बात समझ में आई? दिमाग लगाया सबने? देखो तो यहां पर क्या करेंगे, अच्छा पहले मेरे को कौन सा वाला हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, तो पहले मुझे इस हाइड्रोजन को रिप्लेस, तो CH3 CH3 में जो हाइड्रोजन था, जो टर्शरी था, मैंने पहले उसको रिप्लेस किया, तो ये इस तरह का बनेगा। अब बोलेगा ठीक है, परफेक्ट। तो सबसे पहला रिप्लेसमेंट ये हुआ है ना, ये मोनोहैलोजन, मोनोक्लोरिनेशन, मतलब एक पहला क्लोरीन जो रिप्लेस हुआ, इसको मोनोहैलोजन या मोनोक्लोरो डेरिवेटिव या मोनोक्लोरो प्रोडक्ट भी आप बोल सकते हो, है ना बच्चों। इसका IUPAC नेम क्या होगा बाय द वे? इसका IUPAC नेम क्या होगा? 2-क्लोरो 2-मिथाइल। देखो लॉन्गेस्ट चेन कितनी है, देखो 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है। सेकंड कार्बन पे आपका मिथाइल भी है, सेकंड ये भी है, और 4 कार्बन की चेन है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली इट विल बी ब्यूटेन। यस, सो 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, गुड, है ना। तो ये आपका इस तरह का प्रोडक्ट बना। ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, इसके बाद क्या प्रोडक्ट बनेगा बताओ? बाकी मैं सब कुछ वापस नहीं लिख रहा, बट अंडरस्टूड है। CH3 C CH3 Cl, अब ये वाला रिप्लेस होगा, सेकेंडरी वाला, आप समझ पा रहे, सेकेंडरी वाला रिप्लेस हो। फिर और जब आएगा तो ये एक और हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, फिर उसके बाद प्राइमरी वाला रिप्लेस होना शुरू होगा। क्या ये बात समझ में आई? अब सवाल ये होगा कि भाई तीनों तो प्राइमरी में इतना फर्क नहीं है भाई, प्राइमरी और जनरली ये क्वेश्चन जैसा मैंने कहा, ये आपके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको ये नहीं पूछेगा कि कौन सा प्राइमरी पहले रिप्लेस होगा, वो क्वेश्चन कभी नहीं आएगा। वो आपको ये पूछेगा कि भाई इस पूरे में से कौन सा वाला पहले रिप्लेस होगा, तो ऑब्वियसली यू हैव टू सी द टर्शियरी वन, व्हिच मींस आई कैन से विद अ लॉट ऑफ व्हाट डू यू से श्योरिटी कि 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन जो है वो इस पूरे रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा, मतलब सबसे पहले बनेगा और सबसे ज्यादा बनेगा। ठीक है बच्चों, टू क्लोरो 2-मिथाइल पहले लेते हैं, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपका ईज ऑफ रिप्लेसमेंट समझ में आ गया। अब जरा आ जाते हैं अपनी टेक्स्ट बुक की भाषा पे, क्या क्या बोलता है ये। तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब आप उसको वापस रीड करो, अब देखो तो क्या हो रहा है भाई, डायरेक्ट हैलोजिनेशन हो रहा है। आप बोलेंगे ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दैट इज ऑल्सो फाइन। कौन सब्स्टिट्यूट कर रहा है किसको? हाइड्रोजन बाय एक्स। एक्स क्या हो सकता है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मैंने क्लोरीन का एग्जाम्पल लेके आपको डिटेल में समझाया, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट और डिफ्यूज सनलाइट और हाई टेम्परेचर, ये भी ठीक है। मिक्सचर ऑफ एल्काइल लाइट मिलेगा, दैट इज ऑल्सो फाइन। मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, IUPAC नेम डाइक्लोरोमीथेन, मैंने कॉमन नेम में क्या लिखा? मिथिलीन डाइक्लोराइड, CH2 ग्रुप इज मिथिलीन ग्रुप, ये होमोलोगस सीरीज में भी समझाया था। नाउ टेट्राक्लोरोमीथेन इज अ मेजर प्रोडक्ट, यस, बट इज दैट द ओनली प्रोडक्ट? मैंने क्या बोला था? ऑब्वियसली नॉट, है ना। जब आप क्लोरीन एक्सेस में लोगे, अब ये अगेन ये पॉइंट को ध्यान में रखना, ये एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको मिथाइल क्लोराइड चाहिए,
अगर आपको चाहिए कि रिएक्शन जो है वो ज्यादा करके मेजॉरिटी केस में इधर फर्स्ट स्टेप पे आके रुक जाए, तो क्या क्लोरीन एक्सेस लेना पड़ेगा कि मीथेन? थोड़ा दिमाग लगाओ। आप मीथेन एक्सेस लोगे तो आपको मिथाइल क्लोराइड ज्यादा मिलेगा, आप क्लोरीन एक्सेस लोगे तो आपको CCl4 यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड एक्सेस मिलेगा, है ना बच्चों? तो इसीलिए यहां पर क्या मेंशन किया, ध्यान से देखना, जब टेट्राक्लोरोमीथेन चाहिए, जब टेट्राक्लोरोमीथेन चाहिए तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन यूज करो, और सिर्फ क्लोरोमीथेन चाहिए यानी कि सिंगल एक क्लोरीन वाला, तब मीथेन एक्सेस रिएजेंट ले लो। दो ही तो रिएजेंट थे, मीथेन प्लस क्लोरीन, राइट? मीथेन ज्यादा लोगे तो फर्स्ट स्टेप पे रुक जाएगा। इन शॉर्ट, सिंपल भाषा में बोलूं तो मीथेन ज्यादा लोगे तो फर्स्ट स्टेप पे रुक जाएगा, और क्लोरीन ज्यादा लोगे तो फोर्थ स्टेप तक पहुंचेगा। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, जैसे एल्केन्स का रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन का ऑर्डर था, ये वाला क्या था? ईज ऑफ रिप्लेसमेंट। देखो बताया ना मैंने, ईज ऑफ रिप्लेसमेंट क्या था? टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, राइट? ठीक उसी तरह रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस का भी ऑर्डर है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये मैं आपको अगेन पढ़ा चुका हूं कि भाई हैलोजेंस में से फ्लोरीन सबसे रिएक्टिव होता है, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ठीक है, तो हैलोजेंस में ऑब्वियसली रिएक्टिविटी इज गोइंग टू डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो यहां पर फ्लोरीन विल बी मैक्सिमम रिएक्टिव और मोस्ट रिएक्टिव। तो यहां पर अगर मुझे ऐसा देखना हो कि सबसे अच्छा रिएक्शन, सबसे फास्ट रिएक्शन कब मिलेगा, तो जब टर्शियरी हाइड्रोजन भी है रिप्लेस करने को और सामने फ्लोरीन है, तो हाईली एक्सप्लोसिव, बहुत ही फास्ट और इमीडिएट ऐसा रिएक्शन मिलेगा, बरोबर है? कैन आई कंट्रोल दैट रिएक्शन? नो, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल सच ए रिएक्शन, क्योंकि दोनों बहुत हाईली रिएक्टिव हो जाएंगे। क्या आप ये समझ पा रहे बच्चों? अगर हाइड्रोजन भी टर्शियरी है और हैलोजन कौन सा लिया मैंने? फ्लोरीन लिया, तो क्या ये आइडियली रिएक्शन स्टेबल होगा, या आपको लगता है कि ये कंट्रोल्ड रिएक्शन होगा? बिल्कुल नहीं। इसलिए आप देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में आपको रिएक्शन के एग्जांपल्स डायरेक्ट उन्होंने क्लोरीन और ब्रोमीन के ही दिए हुए हैं, आप ये देख पाएंगे। ठीक है ना? तो जैसे क्लोरीन और ये सारे रिएक्शन हमने एग्जांपल ऑलरेडी देख लिए। जैसे कि अच्छा यहाँ पर प्रोपेन भी आप देखो, आपको प्रोपेन मिलेगा, जस्ट वन सेक। तो यहाँ पे आपको प्रोपेन मिलेगा। अब प्रोपेन में डिसाइड करो, देखो ये वाला प्राइमरी कार्बन था, ये वाला सेकेंडरी कार्बन था 2 डिग्री, और ये वाला वापस प्राइमरी। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, इसमें से ज्यादा कौन सा डिस्प्लेस होगा, कौन सा ज्यादा इजीली रिप्लेस होगा? तो आप बोलेंगे सर सेकेंडरी वाला। ऑब्वियसली प्राइमरी और सेकेंडरी में कौन सा वाला ज्यादा अच्छे से रिप्लेस होगा? सेकेंडरी वाला हाइड्रोजन, ऑब्वियसली, है ना? तो इसीलिए अगर आप देखो तो आपको 2 क्लोरोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट मिलता है, ज्यादा आसान है। 55% ऑफ द टाइम, 100 में से 55 बार 2 डिग्री वाला रिप्लेस हो रहा है, और 45 टाइम्स यानी माइनर प्रोडक्ट आपका 1 डिग्री वाला बन रहा है। क्या आपको ये परसेंटेजेस याद रखने? फ्रॉम एन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू यस, फ्रॉम अ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू नो। ठीक है बच्चों? okay. तो एग्जाम्पल के लिए आप प्रोपेन, क्लोरीन, 2 क्लोरोप्रोपेन and 1 chloropropane, which is major obviously 2 chloropropane is major. Same way, similar example I gave you the example of 2 methyl propane, यानी कि isobutane का मैंने आपको example दिया। वहां पर आप देखेंगे तो 1 क्लोरो यानी प्राइमरी वाला एकदम कम है, 36% है, पर टर्शरी वाला जो है आपका वो ज्यादा मेजर प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, माइनर वाले को तो आप गिनो ही मत, सीधा मेजर वाले पे जंप मारो। मेजर वाला कितना है? 64% आपका मेजर प्रोडक्ट बन रहा है। अच्छा, ये तो हुई क्लोरीनेशन की बात। ब्रोमीन का रिएक्टिविटी क्लोरीन से थोड़ा कम है, बरोबर बोल रहा हूं? तो ब्रोमीन का रिएक्शन विल अकर और विल प्रोसीड इन अ सिमिलर मैनर, but there will not be a mixture or there will not be like a स्टेप वाइज रिएक्शन जब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए ब्रोमीन से, वैसा नहीं होगा। एक रिएजेंट आपने लिया, एक स्टेप में एक प्रोडक्ट बन गया, खत्म। यहां पर भी ईज ऑफ रिप्लेसमेंट का सेम फंडा है, यहां पर भी बाकी सारे फंडे सेम है। एरो पे यूवी लाइट आएगा, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन होगा, सब सही है, सब सेम है। पर यहां पर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं बनाने, स्टेप वाइज मैनर में मल्टीपल प्रोडक्ट्स नहीं बनाने, तो कंपैरेटिवली इजियर हो गया ना बच्चों। देखो अभी डायरेक्ट ब्रोमिनेशन में क्या होगा,
ब्रोमिनेशन की, क्लोरीनेशन से क्लोराइड मिलेगा, ब्रोमिनेशन से ब्रोमाइड मिलेगा। कुछ बच्चे इतने गधे हैं कि वो इतना भी नहीं बोल पाएंगे कि हैलोजिनेशन से हैलाइड मिल रहा है, क्लोरीनेशन से क्लोराइड मिल रहा है, ब्रोमिनेशन से ब्रोमाइड मिलेगा। ठीक है, इतना तो दिमाग में गया होगा सबके, आई होप। अब देखो, इथेन लिया, ब्रोमीन लिया, यूवी लाइट है, क्या बना? ब्रोमो इथेन। क्या किया यहाँ पे? एक हाइड्रोजन हटाया, एक ब्रोमीन लाया, सिंपल है। देखो ये सेकंड एग्जांपल, ये मैं लिख भी नहीं रहा हूँ आपके नोटबुक में, मतलब लिख नहीं रहा हूँ, आप ये एंट्री कर सकते हो अपनी नोटबुक में। एज एन एग्जांपल 2-3 एग्जांपल ले लो और डायरेक्टली एंट्री कर लो। कैसा है देखो, प्रोपेन। अच्छा, प्रोपेन में क्या फंडा है? जैसे आपके पास ये ऑप्शन आ जाए कि भाई प्राइमरी कार्बन भी था, सेकेंडरी कार्बन भी था, अब क्या करेंगे आप? अब सेकेंडरी कार्बन को मेजर प्रोडक्ट लेंगे। बरोबर बोल रहा हूँ बच्चों? तो आपको ये मेंशन करना है, कौन सा? 2 ब्रोमो प्रोपेन। देखो सेकेंडरी वाले को रिप्लेस किया, सेकेंडरी वाले हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस किया, तो 2 ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पे सेकेंडरी नंबर, सेकेंड नंबर नहीं बोल रहा हूं, सेकेंडरी बोल रहा हूं, ध्यान रखना। ये शायद 10,000 बार ऑलरेडी बोल चुका हूं बेसिक्स पढ़ाते हुए चैप्टर में, कि ऐसे अपने को वो घोचुगिरी नहीं करनी है, सिली मिस्टेक नहीं करनी है अपने को, कि सेकेंड और सेकेंडरी में भी फर्क नहीं पड़ता, पता है ना। उरी पिक्चर का डायलॉग सबको बरोबर याद होता है ना। विकी कौशल क्या बोलता है पिक्चर में? सर, फर्ज और फर्जी में मात्रा का फर्क है। ये पिक्चर तुम लोग को डायलॉग बरोबर याद होगा, बट सर ने 10,000 बार बोला है कि सेकेंड और सेकेंडरी में फर्क है, ये याद नहीं होगा, है ना। अभी मैं बोलूँ कि रणबीर कपूर के डायलॉग सुनाओ, ये जवानी है दीवानी वाले, तो सब फटाफट सुनाओगे, है ना। क्या है उसका डायलॉग, क्या था? मैं चलना चाहता हूँ, उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, समथिंग। लेकिन यहाँ वाले नहीं याद रहते, तो यहाँ वाले जरा रेपिटेशन में डालो। हाँ, जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसको थोड़ा रिपीट करना शुरू करो, पिक्चर के डायलॉग जरा कम करो। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पर एल्केन में आपने जब भी रिप्लेसमेंट किया तो याद क्या रखेंगे कि भाई टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी में ईज ऑफ रिप्लेसमेंट टर्शरी का ज्यादा होगा। ठीक है, तो सेम वे यहाँ पे 2 मिथाइल प्रोपेन ले लिया। अब बताओ कौन सा वाला रिप्लेस होगा बच्चों? तो ये वाला टर्शरी था, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी है, तो टर्शरी वाला ज्यादा होगा, सीधी बात है। तो आपका टर्शरी जो कंपाउंड है वो देखो सीधा 99% बन गया, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। आप देख सकते हो आपके स्क्रीन पे, सीधा आपका टर्शरी जो है वो मैक्सिमम अमाउंट में बना। तो यहां पर आपके लिए मेजर प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो ईज ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन है वो आपको मेजर प्रोडक्ट डायरेक्टली बता देगा, है ना। एंड दिस होल आइडिया कि कौन मेजर बनेगा कौन, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि आप सिलेक्ट कर सकते हो वाइल मेकिंग द प्रोडक्ट। कैन यू सिलेक्ट, अच्छा ये वाला हाइड्रोजन जो है ना इसको मेजर बनाएंगे, ये वाला कार्बन जो है इसके ऊपर हैलोजन लगा के इसको मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे। क्या आपने सिलेक्ट किया है कि नहीं? तो इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं सिलेक्टिविटी। क्या बोलते हैं? सिलेक्टिविटी। इसलिए ये लाइन है, ध्यान से देखना, क्या बोलता है ये? इन ब्रोमीन देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी विद रिगार्ड्स टू व्हाट? सिलेक्टिविटी विद रिगार्ड्स टू विच हाइड्रोजन एटम्स आर रिप्लेस। कौन सा वाला हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होने वाला है, इस मामले में सिलेक्टिविटी है। क्या ये बात समझ में आई? मैकेनिज्म क्या है बच्चों? तो आपको ये भी बता दिया मैंने, मैकेनिज्म क्या है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, यानी कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है। और ये सारा फंडा मैंने एक्सप्लेन किया कैसे। क्लोरीन का बॉन्ड यूवी लाइट की वजह से होमोलाइसिस होता है। क्या बनता है? क्लोरीन के फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? ये दोनों क्या है? ये क्या है रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये क्लोरीन का फ्री रेडिकल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कैसे पहचानते हो आप फ्री रेडिकल को? एटम के ऊपर डॉट है ना, ये आइडेंटिफाइंग फीचर मैंने बताया। जब उसके ऊपर एक तिल हो, ठीक है, एटम को तिल आया हो तब समझ जा कि भाई फ्री रेडिकल। ठीक है, चलो उसके बाद आपका मीथाइल था, और मीथाइल के ऊपर अटैक होगा। मीथेन का जो ग्रुप था ना, मिथाइल प्लस हाइड्रोजन, ये भी बताया मिथाइल प्लस हाइड्रोजन। तो पहले क्या होगा कि क्लोरीन का फ्री रेडिकल जनरेट होगा, ये इनिशिएट हुआ, ये यहां से रिएक्शन चालू हुआ। हाँ बोलेंगे हाँ सही है, यहां से हमारा रिएक्शन चालू हुआ। जब यूवी लाइट ने आके क्लोरीन पे अटैक किया और फ्री रेडिकल बनाया, तो यहां से रिएक्शन चालू हुआ। ओके, फिर क्लोरीन का फ्री रेडिकल चुप थोड़ी बैठेगा, वो तो रिएक्टिव है ना। फ्री रेडिकल कैसा है? रिएक्टिव है। तो वो जाके मीथेन पे अटैक करेगा, वो बोलेगा भाई तू तेरा बॉन्ड तोड़ूंगा मैं, ठीक है,
तो अब वो उसका बॉन्ड तोड़ेगा, तो उसका बॉन्ड तोड़ने के बाद क्या होगा, मिथाइल का फ्री रेडिकल बनेगा। क्या ये समझ रहे हो आप? क्या बनेगा? मिथाइल का फ्री रेडिकल बनेगा। और ये जो मिथाइल का फ्री रेडिकल बना, अब ये रिएक्टिव है, अब ये भी रिएक्टिव है भाई, तो क्या होगा, वो जाके और फर्दर, अब एक्सेस क्लोरीन लिया था ना आपने एक्सेस क्लोरीन लिया था इसमें, तो क्या होगा, एक्सेस वो और क्लोरीन को ब्रेक करते रहेगा, तो हर बार वो क्लोरीन को ब्रेक करेगा, तो आपका कंटिन्यूसली ये चेन रिएक्शन चालू रहेगा। और जैसे जैसे चेन की लेंथ बढ़ेगी उसका प्रोपगेशन हो रहा है। कैन आई यूज द वर्ड प्रोपगेशन की जगह इलोंगेशन ऑफ द चेन, ऐसा भी बोल सकता था। अगर पॉलीमर होता तो मैं इलोंगेशन ये वर्ड यूज करता। चेन अगर लंबी हो रही थी, एक ही इसमें अगर चेन लंबी हो रही होती तो मैं इलोंगेशन ये वर्ड यूज करता। चेन की एक शुरुआत है, एक इलोंगेशन है, एंड ऑब्वियसली लास्ट स्टेप यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, बट यू कैन सी, आई डोंट थिंक दे मेंशनड इट, बट कैन यू अंडरस्टैंड कि लास्ट स्टेप यहाँ पे क्या होगा? लास्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? लास्ट स्टेप में होगा टर्मिनेशन। क्या होगा लास्ट स्टेप में? टर्मिनेट, मतलब चेन आके यहाँ पे बंद हो जाएगी। टर्मिनेट कहीं ना कहीं तो टर्मिनेट होनी चाहिए ना। टर्मिनस, अपन जहाँ पे ट्रेन अपनी जाके रुकती है अपन उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनस बोलते हैं ना, या एयरपोर्ट का टर्मिनल होता है जहाँ पे आके खत्म हो जाती है भाई आपकी जर्नी, है ना। तो यहाँ पर भी इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। तो कोई आपको पूछेगा कि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन के 3 स्टेप्स बताओ या चेन रिएक्शन के 3 स्टेप्स बताओ, तो आप क्या बताएंगे बच्चों? आप बोलेंगे 3 स्टेप्स हैं, इनिशिएशन, प्रोपगेशन एंड टर्मिनेशन। क्या ये बात सभी लोगों को क्लियर हो गई? नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन, द सेकंड रिएक्शन इज combustion of alkanes. Second reaction is what? Combustion of alkanes. तो combustion of alkanes में बच्चों पहले तो आप ये फंडा अपने दिमाग में एकदम से क्रिस्टल क्लियर कर लेना कि combustion इस वर्ड का मीनिंग क्या है। combustion का केमिस्ट्री में मीनिंग क्या है? What do you mean by when you say the word combustion? combustion को आप सिंपल भाषा में बर्निंग बोलते हो, सही है, वेरी गुड। पर कंबशन का लिटरल मीनिंग अगर मैं बोलूं, आप उसको सिंपल भाषा में बर्निंग बोलते हो, सही। कंबशन का लिटरल मीनिंग है, मींस बर्निंग इन ऑक्सीजन। सिर्फ बर्निंग नहीं, बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर हमको तो बचपन से यही सिखाया ना कि ऑक्सीजन के बिना बर्निंग नहीं होती। सही बोल रहा हूं? आपको तो यही बताया। आप बोलोगे हाँ सर ये क्या आपने घुमा के क्या बताया सर, आपने कोई नया थोड़ी चीज बताई। हम लोग तो स्कूल में बचपन से पढ़ रहे कि भाई बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था सर, कैंडल वाला, सब बच्चों ने किया होगा ना। एक कैंडल जलाया, फिर उसके ऊपर ग्लास रख दिया, ठीक है, और फिर हेंस प्रूव्ड कैंडल कैन नॉट बर्न विदाउट ऑक्सीजन, है ना। ग्लास रखा तो कैंडल बुझ गई, सबने किया ये स्कूल में, है ना। और इसलिए आपने ये प्रूव किया कि भाई अच्छा बर्निंग के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। हाँ, टेक्निकल टर्म में आपको बता रहा हूँ, कंबशन, केमिस्ट्री का या साइंटिफिक टर्म कंबशन। तो कंबशन ये वर्ड सुन लोगे आप तो आप समझ जाओगे अच्छा कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है। सही बात है। और नोट यहां पे सबसे पहले आप कर लेंगे, नोट यहां पे आप क्या कर लेंगे, ध्यान से सुनना जरा। एवरी एल्केन, एवरी सिंगल एल्केन, ठीक है, ऑन कंबशन, दुनिया का कोई भी आप एल्केन लेके आ जाओ, इनफैक्ट मोस्ट हाइड्रोकार्बन्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन, ऑल ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, अनलेस आप उनको बिना ऑक्सीजन के अगर हीट कर रहे हो या वेरी लो ऑक्सीजन में हीट कर रहे हो तो अलग बात है। बट सारे एल्केन या सारे हाइड्रोकार्बन टेक्निकली ऑन कंबशन विल गिव 2 फिक्स्ड प्रोडक्ट्स। 2 ही फिक्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको, तीसरा मिल ही नहीं सकता। कौन से 2 फिक्स प्रोडक्ट्स मिलेंगे? CO2 एंड H2। मतलब इस रिएक्शन में कुछ टेंशन, कोई स्ट्रेस है ही नहीं ना यार, प्रोडक्ट याद करके जाने का या कुछ ऐसा रटने का या कुछ समझने का, कुछ है क्या स्ट्रेस? फिक्स है। एल्केन दिख रहा है या हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, पहली बात, एल्केन, एल्कीन, कुछ भी दिख रहा है, प्रोडक्ट क्या होगा बोलो? इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, मैंने बोला ना, ऑल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड या मेजॉरिटी ऑफ देम, जैसे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, उसको ऑक्सीजन में हीट किया, क्या बनने वाला है बच्चों बताओ? CO2 एंड H2। हाँ, अगर वो नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ या सल्फर कंटेनिंग हुआ अलग बात है,
बट मेजॉरिटी जो आपके सिलेबस में 99% आप क्या करोगे, आप एल्डिहाइड लो, एसिड लो, आप एल्कीन लो, एल्काइन लो, कुछ भी लो, बट यहाँ पर हम लोग एल्केन की बात कर रहे हैं। उनका कंबशन करना है, यानी कि उनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना अगर आपको है तो प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट फिक्स है, प्रोडक्ट में कोई कंफ्यूजन ही नहीं है ना, CO2 एंड H2, खत्म, कोई और प्रोडक्ट सोचना ही नहीं है आपने। क्या बात क्लियर हुई? चलो करके देखते हैं, करके देखेंगे ये रिएक्शन। तो यहां पर देखो पहला एग्जांपल देखते हैं, सबसे सिंपल, हमारा गरीब बेचारा कौन सा एक ही दोस्त है हमारा, सबसे पहला मीथेन, है ना। मीथेन का क्या करना है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करना है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, मतलब एक्चुअली वन ऑफ द इजीएस्ट रिएक्शंस आप बोल सकते हैं। हीटिंग डेल्टा, है ना, हीटिंग को कैसे दिखाते हैं अपन, ट्रायंगल बना दिया, हीट डेल्टा। मेरा ट्रायंगल देख लो कितना सुंदर है, देखो जरा, है ना, मतलब कि दिन अच्छा हो जाता है, सुबह सुबह उठ के इतना प्यारा ट्रायंगल बनाओ, मजा ही आ जाता है। चलो CH4 प्लस O2, वो ऑटो ड्रॉ फीचर है मेरे, मेरी ड्रॉइंग इतनी अच्छी नहीं कि मैं ट्रायंगल भी मैं ढंग से नहीं बना पाता हूँ। CO2 प्लस H2O बच्चों, ठीक है, फिक्स प्रोडक्ट हो गया। अभी मैंने बैलेंसिंग नहीं किया, माइंड यू, मैंने अभी बैलेंसिंग नहीं किया है, मैं बैलेंसिंग आपको एक साथ सिखाऊंगा, पहले 3-4 एग्जाम्पल देखते हैं फिर बैलेंसिंग एक साथ करेंगे, ठीक है। चलो सेकंड रिएक्शन देख लो, आपका C2H6, आपने क्या लिया, इथेन, पूरी लिस्ट लिख सकते हो ना आप तो, ऐसी है कि नहीं बच्चों, पूरी होमोलॉगस सीरीज तो सबको आती है, आप बोलोगे सर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, लिखते जाओ बिंदास, है कि नहीं। प्रोडक्ट क्या बनेगा, आप बोलेंगे सर सेम CO2 प्लस H2। तीसरा क्या है, आप बोलेंगे सर प्रोपेन ले लो, प्रोपेन लिया, अच्छा क्या बनेगा, ये रहा CO2 प्लस H2। फिर चौथा आप क्या लेंगे, ब्यूटेन, C4H10। क्या आप ये समझ पा रहे हैं सभी बच्चों? जब तक सारे बच्चे ये समझ नहीं जाएंगे मैं लिखते रहूँगा, आप कंटाल जाओगे, मैं लिखते रहूँगा, बट आई एम प्रिटी श्योर कि 4 एग्जाम्पल से आपको समझ में तो आ ही गया होगा कि क्या हो रहा है। आपको ये बात समझ में आ गई कि अच्छा नो मैटर कौन सा एल्केन में ले रहा हूँ, अच्छा क्या फर्क पड़ेगा क्या कि भाई ब्रांच वाला था, कि ब्यूटेन की जगह आइसोब्यूटेन होता तो भी फर्क पड़ता है? नहीं बॉस, नहीं फर्क पड़ता, आपका CO2 प्लस H2O ही बनना था, ठीक है। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लिख लो, इसमें आपको एक्चुअली स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना, मैंने थोड़ी लिखा कि अच्छा ये ब्यूटेन है कि आइसोब्यूटेन है, मैंने लिखा ये नहीं, मैंने C4H10 लिखा, ब्यूटेन भी हो सकता था, आइसोब्यूटेन भी हो सकता था। अच्छा इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज समझ लो, आपके घर में जो गैस सिलेंडर, वैसे तो अभी सब लोग पाइपलाइन यूज करते होंगे, है ना, स्पेशली इन अ सिटी लाइक मुंबई एंड ऑल, आप पाइपलाइन यूज करते होंगे, है ना। सिलेंडर तो आप शायद आप लोगों ने देखा तो होगा, LPG का लाल कलर का सिलेंडर आता है आपके घर पे, कभी कभी आता होगा, पहले आता होगा, है ना। तो उसके अंदर जो है ना ब्यूटेन आइसोब्यूटेन का मिक्सचर जनरली आपको मिलता है, ठीक है, ब्यूटेन गैस और आइसोब्यूटेन गैस का आपको मिक्सचर मिलता है, ठीक है ना। और इसीलिए जब अपन घर पे जब गैस जलाते हैं, आपने देखा कभी काला धुआं नहीं आएगा, क्यों, क्या प्रोड्यूस होता है उसमें से, CO2 और HU। बच्चे बोलेंगे सर हमारे घर में काला धुआं आता है, तो तुम्हारे घर में काला धुआं आता है क्योंकि खाना जला देते होंगे, ठीक है, काला धुआं ऐसे नहीं आता, गैस में से नहीं आएगा, ठीक है। तो टीवी पे ऐड भी आती है, आपने देखा होगा, वो गांव में जैसे लोग लकड़ी वकड़ी जला के ना, वुड बर्न करके खाना बनाते, तो उसमें से ब्लैक स्मोक आती है ना। तो जब आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के प्रोडक्ट ज्यादा होते हैं ना बच्चों, तो क्या होता है कि उसमें से स्मोक यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, स्मोक जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है और कार्बन के पार्टिकल ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो यहां पर एक चीज आपको क्या समझ में आई इससे, कि अगर मेरे पास सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो और अच्छा ऑक्सीजन का सप्लाई हो, ध्यान से सुनना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन की अच्छी सप्लाई हो, तो मेरे जो बाय प्रोडक्ट्स है वो ज्यादा हाईली पोल्यूटिंग या हाईली पॉइजनस नहीं बनेंगे। क्या ये बात समझ में आई? देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नेचर में जाएगा, प्लांट्स उसको अब्सॉर्ब कर लेंगे, है ना। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड या सूट मतलब समझते हो, वो जो ब्लैक कलर का स्मोक नहीं आता है ना, उसमें कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज नॉट गुड ना ऑब्वियसली फॉर द एनवायरमेंट एंड फॉर अस ऑल्सो, है कि नहीं। तो यहां पर ये एक फंडा है कि आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो, और यही प्रिंसिपल आपके LPG यानी कि कुकिंग गैस में अप्लाई भी होता है, जो मैं बता रहा था,
या बायोगैस में भी अप्लाई होता है, मीथेन होता है ना बायोगैस में। तो ये सारे प्रिंसिपल जो कंबशन का आप रिएक्शन पढ़ रहे हो, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि रिएक्शन पढ़ के छोड़ दिया, इसके एप्लीकेशन बहुत हैं एंड मेनी ऑफ यू विल यूज दीज व्हेन वंस यू लाइक जब आप हायर स्टडीज वगैरह के लिए जाओगे या इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इसको आप यूज करोगे अपने काम में, इस फंडे को, है ना। तो ऐसा नहीं कि इसको आप लाइटली लो और ठीक है भाई रिएक्शन पढ़ना, ऐसा नहीं, काफ़ी प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों। आई होप सब लोग समझ रहे हैं। अच्छा अब आते चलो बैलेंसिंग पे, अपन आ जाते बैलेंसिंग कर लेते हैं। अब बैलेंसिंग में एक फंडा ध्यान से समझना जरा। बैलेंसिंग में आपने कैसा सीखा है, जब अभी क्लास 11 में हो आप और आपने अभी बेसिक सीख के आए हो आप स्कूल लेवल पे, तो आपको ऐसा सिखाया गया कि भाई कार्बन देखो यहाँ पे कितने, एक, यहाँ पे कार्बन कितना, एक, कार्बन बैलेंस्ड, इस तरह से किया ना आपने एटम वाइज। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने, 4, यहाँ पे कितने, 2, इस तरह से। करेक्ट बोल रहा हूँ बच्चों। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने, 2 और 1, 2 और 2 कितने, 4, तो यहाँ पर 2। इस तरह से आप बैलेंसिंग करते हो। क्या ये बात समझ में आई? एवरीबडी यस। तो 1 CH4 प्लस 2 O2 गिव्स 1 CO2 प्लस 2 H2। इजी तरीका है, सिंपल तरीका है बैलेंस करने का। ओके लेट्स गो टू इथेन। अभी सेकंड वाले पे जाते हैं, अपन बैलेंसिंग सीख रहे हैं, ठीक है ना। चलो कितने कार्बन है यहाँ पे, 2 कार्बन। बहुत सिंपल, एक एक एटम पे जा रहा हूँ, टेंशन मत लो, इसके शॉर्टकट्स भी आगे बताऊंगा। कार्बन यहाँ पर कितने, 1 ही है, तो क्या करना है आगे, क्या लगा देना है, 2। कार्बन बैलेंस हो गए। एक एटम को एक टाइम पे बैलेंस करने का, फिर से देखो जिनको नहीं समझा, यहाँ पे C2 था, मैंने आगे 2C लगा दिया, कार्बन हो गए बैलेंस। हम बोलेंगे ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने, 6, तो यहाँ पे कितने लगाऊंगा, 3, 3 2 6, 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, बोलो हाँ की ना। यस अब यहाँ पर कैच है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे कैच है, 3 ऑक्सीजन और 2 2 4, 2 2 4 और ये 3, मतलब टोटल कितने ऑक्सीजन हुए यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन हो गए। मैंने आपको रेडॉक्स चैप्टर तो सिखाया, अभी सबको आता ही है बैलेंसिंग करने, है ना बच्चों, ठीक है। रेडॉक्स चैप्टर तो हमने सीखा है ना। 7 ऑक्सीजन। अब आप बोलोगे सर 7 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे अगर मैं 7/2 लिखूँ ऐसा, 2 2 से कैंसिल, तो ये 7 ऑक्सीजन के एटम बने। अब ये बोलेंगे क्या बन गए, 7 ऑक्सीजन के एटम। पर हमें ये सिखाया गया कि सर बैलेंसिंग के वक्त हम लोग फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते, ये सिखाया गया ना कि हम लोग फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते। तो फ्रैक्शन यूज नहीं कर सकते, तो बिकॉज यू कांट यूज फ्रैक्शन, राइट, तो आप बोलेंगे सर एक काम करो ना, एंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो। तो 7/2 को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 7 हो गया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो ये 2 मोल हो गए, इसका हो गया 4 मोल और इसका हो गया 6 मोल। अब हो गए बैलेंस, चेक कर लो, देखो। अब बोलेंगे हाँ सही है, 2 2 4 कार्बन, यहाँ पे 4 कार्बन, यहाँ पे 2 6 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 6 2 12 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 2 8 और 6 कितने हुए 14, और यहाँ पे 7 2 14, बरोबर है, बैलेंस हो गया, है ना बच्चों। अब यहाँ पर जरा एक बात को समझ लेना, जरा कैच समझा रहा हूँ। स्कूल लेवल पे या अभी तक आपको बेसिक्स में साइंस के ये पढ़ाया गया है कि बैलेंसिंग करते वक्त आप फ्रैक्शन नहीं लिख सकते, ये सबने पढ़ा है, यस। पर 11-12 के लेवल पे जब हम ये कंबशन रिएक्शंस लिख रहे होंगे या आगे थर्मोडायनेमिक्स के भी बहुत सारे इक्वेशन हम लोग लिखेंगे, तब अब ये याद रखना, ये आपको ऑड लगेगा पहली बार सुनने में, थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन में, या अभी थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है टेंशन मत लो, पढ़ाऊंगा आगे, थर्मो में पढ़ेंगे। और यहाँ पर मेनली कंबशन में याद रखना फ्रैक्शन लिखना अलाउड है। साउंड्स वियर्ड ना, साउंड्स वियर्ड, क्या बोला मैंने, फ्रैक्शन लिखना is allowed, which means that here I can write this equation as 7/2 O2, 2 and 3. Can I write the number of oxygen in fraction? The answer is yes, I can. अब सवाल ये आएगा कि क्यों हम लोग फ्रैक्शन में लिखे, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे तो होल नंबर आके, ठीक है ना, बरोबर है। तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के पीछे रीजन है, रीजन ये है कि मुझे अगर ये जानना है, थोड़ा दिमाग लगाओ समझो,
इफ आई वांट टू फाइंड आउट कि इथेन का 1 मोल बर्न करने पे कितनी एनर्जी मिल रही है, क्या बोला मैंने? इथेन का 1 मोल बर्न करने पे कितनी एनर्जी मिल रही है, आपको प्रैक्टिकली ये जानना है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। तो आपको ये रिस्ट्रिक्शन आ गया कि आप इसको मोर देन 1 मोल नहीं लिख सकते, बरोबर है? समझा मैंने क्या बोला? आप मेन एल्केन को मोर देन 1 मोल नहीं लिख सकते। अगर आप नॉर्मल जो फंडा अभी हम अपन ने किया वो लगाने जाते तो आपको 2 मोल इथेन लिखना पड़ता। तो आपको जो एनर्जी मिलती कि भाई जितनी एनर्जी रिलीज हुई या जितना इसने हमको एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ, तो जितना एनर्जी इसने दिया वो कितने मोल के लिए था? वो 2 मोल के लिए था। पर हमें कैलकुलेशन किसके लिए करना है? हमारा यूनिट क्या है? पर मोल। हमारा यूनिट क्या है? 1 मोल के लिए, पर मोल। बरोबर बोल रहा हूं बच्चों? तो इसीलिए यहां पर ऑक्सीजन को आप फ्रैक्शन में लिखोगे सो दैट यू कैन मेंटेन योर एल्केन एज 1 मोल ओनली। ठीक है? थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि बॉस आपको जब भी एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना, तो आपको वो क्या बोलता है कि आपका जो ओरिजिनल फ्यूल जो है, ओरिजिनल आपने जो सबस्ट्रेट लिया है उसको आप 1 मोल ही रखेंगे, तभी आपको पर मोल एनर्जी मिलेगी। थोड़ा दिमाग लगाओ। आप जब खाना, अच्छा आप एक लेस का पैकेट खरीदो चिप्स का, उस पर क्या लिखा होता है? ईच पैक कंटेन्स, वो एक पैकेट के हिसाब से आपको बता रहा है ना, एक फिक्स्ड अमाउंट के हिसाब से बता रहा है। ईच पैकेट कंटेन्स इतना कैलोरी, इतना उसमें फैट्स है, इतना प्रोटीन है, इतना ये है, जो भी है ना। कैलोरी, आप लोग कैलोरी कॉन्शियस जनरेशन हो ना, आप जिम विम जाते हो, आप चीजें पढ़ते हो, उसके ऊपर लिखा होता है एक समोसे में इतनी कैलोरी होती है, एक गुलाब जामुन में इतना कैलोरी होता है। ऐसा टीवी में भी बताते हैं, एड्स में, है ना। या सबसे पॉपुलर आजकल है डाइट कोक, कोका कोला की कैन पे भी लिखा होता है कि इतनी कैलोरी। तो वो कैसा, वो पर यूनिट बता रहा है ना बच्चों। तो यहां पर भी यही फंड है। देखो ये जो रिएक्शंस हैं, एल्केन को हम लोग बर्न कर रहे हैं, क्यों बर्न कर रहे हैं? क्योंकि इससे अपने को एनर्जी मिल रही है, फ्यूल का काम कर रहा है। ये बात मानते हो आप? कंबशन का रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हो? क्योंकि एल्केन लिया, उसको बर्न किया, ये किसका काम कर रहा है? ये एनर्जी दे रहा है, ये फ्यूल का काम कर रहा है। आप बोलेंगे हाँ। तो ये हमें जानने की क्यूरियोसिटी है कि भाई 1 मोल इथेन बर्न करने पे कितना एनर्जी मिलेगा, 1 मोल ब्यूटेन बर्न करने पे कितना एनर्जी मिलेगा, 1 मोल पेंटेन बर्न करने पे कितना एनर्जी मिलेगा। सो दैट जब उसको फ्यूल की तरह यूज करना है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा वाला एल्केन मैक्सिमम एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। गया दिमाग में? तो आपको मैं चॉइस दूं कि अच्छा मीथेन जो है ना आपको 100 जूल दे रहा है 1 मोल पे, और ब्यूटेन जो है ना वो 500 जूल दे रहा है, आप कौन सा प्रेफर करोगे? आप बोलोगे ब्यूटेन दे भाई, 500 जूल दे रहा है, 500 किलो जूल दे रहा है मेरे को, है ना, किलो जूल्स में होती है जनरली एनर्जी, मेरे को ज्यादा एनर्जी इसमें से मिल रही है 1 मोल यूज करने पे। तो इसीलिए आप समझा गैस के सिलेंडर में ब्यूटेन क्यों भर रहे हैं, कोई और कुछ और क्यों नहीं भर रहे? मीथेन क्यों नहीं भरा, प्रोपेन क्यों नहीं भरा? प्रोपेन भी होता है एक्चुअली, पर ठीक है। मीथेन बायोगैस में यूज कर रहे हैं रूरल एरियाज में, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन कितना एनर्जी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप इसको लोगे, और इसीलिए यहाँ पे फ्रैक्शन में लिखना अलाउड होगा। मैं थोड़ा ज्यादा घुस जा रहा हूँ उसके अंदर, टाइम ज्यादा जा रहा है, बट आई होप आप लोगों को ये समझ में आएगा कि फ्रैक्शन क्यों लिखना अलाउड है। क्योंकि अभी तक ये सिखाया गया है ना कि नहीं 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 फ्रैक्शन नहीं लिखने का। अभी तक स्कूल में तो मार पड़ती थी कि भाई नहीं नहीं फ्रैक्शन कैसे लिख दिया, ये तो रॉन्ग है, ये तो रॉन्ग दे दिया जाता था। तो इसीलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो अब बाकी अभी हम लोग बैलेंसिंग फटाफट कर लेंगे, बहुत ईजी है। C3H8, तो ये समझ गया ना, इसको 1 मोल रखना है। यहाँ पे क्या करेंगे, 3 CO2, 3 कार्बन थे, 3 CO2। हाइड्रोजन कितने थे? 8। हाइड्रोजन देखो, तो यहाँ पे कितने हो गए? 4। अब ऑक्सीजन काउंट कर लो, 3 2 6 और 4, यानी कि 5 2 10। चलो नेक्स्ट वाला क्या है? 1। यहाँ पे कितने हो गए? 4 CO2, 5 H2O, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? 4 2 8 और 5 13, 4 2 8 और 5 है ना, टोटल कितना हो गया? 13। तो मेरा ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बच्चों? 13/2। नाउ नोटिस द ट्रेंड। अब जो स्मार्ट बच्चे उन्होंने ट्रेंड तो नोटिस कर ही लिया होगा। सर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन यूज हुए, यहाँ पे 3.5, 7/2 कितना होता है? 3.5। हाँ 2, फिर 3.5, फिर कितना? 5, फिर 6.5। अगले वाले में कितना होगा? दिमाग लगा के बता दो। पेंटेन में कितना होगा? करने की जरूरत ही नहीं, लिखने की।
यहाँ पर 6.5 है, 13/2 ऑलरेडी 6.5 है, अगले वाले में कितना होगा? इंक्रीज कितना हो रहा है हर बार? 1.5 का इंक्रीज हो रहा है, 8 होगा, वेरी गुड, है कि नहीं? तो इस तरह से अपने को देखना है। अब अपने को पैटर्न समझ में आ गया, अपने को ज्यादा कोई टेंशन लेना है क्या? बिल्कुल नहीं, पैटर्न ही आ गया अपने को। अच्छा, जिनको एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना है कि इसका शॉर्टकट क्या है, तो शॉर्टकट भी बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ पे एक ट्रिक ऐसा लिख के रखेंगे आप, क्या लिख के रखेंगे? शॉर्ट ट्रिक, ताकि आपको पूरा रिएक्शन ना लिखना पड़े। ट्रिक आपको बता रहा हूँ, पूरा रिएक्शन नहीं लिखना पड़ेगा। क्या? CnH2n+2, ये क्या है CnH2n+2? बताओ बच्चों, ये क्या है? ये एल्केन है ना, प्लस ऑक्सीजन आपने यूज किया। और हर बार आपको बैलेंसिंग ना करनी पड़े बैठ के, उसके लिए ट्रिक बता रहा हूं, बहुत सिंपल सी ट्रिक है, याद रख लेना, इजी है, काम आएगी, खास करके एंट्रेंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर से बता रहा हूं, जिन लोगों को CET देनी है उनको बहुत काम आएगी। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या मैं बोल सकता हूं कि ये 2n+2, ये इतने हाइड्रोजन थे, तो यहां पर सीधी बात है, मेरे पास हाइड्रोजन का एक फिक्स क्वांटिटी हो गया। मेरे पास n कार्बन थे, तो मेरे पास कार्बन का भी एक फिक्स क्वांटिटी हो गया, है कि नहीं? तो ऑक्सीजन में उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकता हूं, ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन में उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकता हूं। यू विल ऑलवेज हैव n मोल्स ऑफ कार्बन, यू विल ऑलवेज हैव n+1 मोल्स ऑफ वाटर, एंड हियर इज द कैच, हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैच, ऑक्सीजन कितना आएगा? 3n+1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये फिक्स नंबर है, एल्केन के लिए ये फिक्स नंबर है। क्या? 3n+1/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आने वाला है आंसर। आप करके देख लो, करके देख लो। ब्यूटेन में कितने कार्बन थे? ब्यूटेन में कितने कार्बन थे? 4। हमारा नंबर कितना आया था ऑक्सीजन का? अब आपको पूरी बैलेंसिंग करनी पड़ेगी क्या? नहीं, 3 4 12 + 1/2। क्या हमारा आंसर 13/2 आया था? चेक कर लो, देखो आया ना? क्या मुझे पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत पड़ी? नहीं, नॉट एट ऑल। तो ये ट्रिक जो है, ये आपको एंट्रेंस एग्जाम में काम आएगी, जब वो आपको रैंडम क्वेश्चन उठा के दे देगा कि भाई बताओ बर्निंग ऑफ पेंटेन में कितने मोल ऑक्सीजन यूज हुए, या बर्निंग ऑफ हेक्सेन में कितने मोल ऑक्सीजन यूज हुए, कितने मोल वाटर बने। तो ये ट्रिक आप अपने बुक में नोट करके रखेंगे बच्चों, खास करके फ्रॉम एन MCQ पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे आपको टाइम बचाना होगा, तो ये ट्रिक आप यूज करेंगे। आई होप ये सबको समझ में आ गया। तो ये ट्रिक है आपका, नोट नहीं, सिर्फ ट्रिक ऐसा ये लिख के रखो, ठीक है? 3n+1/2, कितने वाटर, कितने ऑक्सीजन और कितने कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, ये इससे आपको फंडा समझ में आएगा। तो यहां देख लो, एल्केन्स ऑन हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 को ऑब्वियसली वो लोग डाइऑक्सीजन भी बोलेंगे, is oxidized to carbon dioxide and water with evolution of large amount of heat, है ना? ये large amount of heat, that is why alkanes are good fuels। आपके सारे alkanes क्या हैं? ये अच्छे fuels का काम कर रहे हैं। Why? Because ये highly exothermic reactions है। और exothermic का मतलब क्या? कि basically they are going to give out energy। endothermic मतलब they are going to absorb energy, और exo मतलब external, बाहर आना। तो exothermic मतलब they are going to release a very high amount of energy, है ना? तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेगेटिव में दी है एनर्जी, नेगेटिव में दी है, इसका मतलब क्या? इट इज रिलीजिंग, लूजिंग एनर्जी। तो 1 मोल मीथेन बर्न करोगे ना, 1 मोल मीथेन बर्न करोगे, ये आपको रिएक्शन मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया, तो 890 किलो जूल, मतलब 890,000 जूल्स आपकी एनर्जी रिलीज होगी। आप सोच सकते हो, माइनस साइन इसलिए दिया बिकॉज एनर्जी बाहर आ रही है, अगर अब्सॉर्ब करता तो प्लस साइन, रिलीज करेगा तो माइनस साइन, ठीक है? तो सिस्टम लूज कर रहा है ना एनर्जी, इसलिए माइनस साइन। अच्छा, ब्यूटेन का देखो 13/2, ये भी लिखवा दिया मैंने आपको। इसमें कितना आ रहा है देखो, 2875। कि अभी सवाल ये आएगा बच्चों का, सर क्या हमको ये वैल्यूज लर्न करनी है? नहीं, आपको वैल्यूज लर्न नहीं करनी है, डोंट वरी, यू डोंट हैव टू नो। तो ऐसे तो आप पागल हो जाओगे, कितने एल्केन है दुनिया में, क्या हर एक का वैल्यू रट्टा मारोगे? बकवास है, वैल्यू नहीं रटनी है, ठीक है? ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया
कि भाई ब्यूटेन में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, 2800 किलो जूल, और मीथेन में कितनी हो रही है, 890 किलो जूल। तो ज्यादा अच्छा फ्यूल कौन है, दिमाग लगाओ जरा, ज्यादा अच्छा फ्यूल कौन है, ब्यूटेन या मीथेन? ऑब्वियसली ब्यूटेन, इसलिए आपके घर पे एलपीजी गैस में ब्यूटेन यूज होता है। समझ में आ रही ना बात? इस तरह से बायोगैस में मीथेन यूज होता है, आई होप ये सबको मालूम है, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव इक्वेशन आपका देखो, सारे ही एल्केन अगर देखा जाए, अगर आप उनको प्रॉपरली अच्छे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करो तो सारे ही क्लीन बर्निंग ही है, कि सब लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन ही कर रहे हैं ना। तो ऐसा नहीं कि मीथेन ज्यादा क्लीन बर्निंग है और ब्यूटेन कम क्लीन बर्निंग है, एक्चुअली टेक्निकली ये ट्रू नहीं है, ठीक है। पर हाँ, ये जरूर माना जाता है कि जितना कार्बन नंबर बढ़ेगा उतने चांसेस बढ़ जाते हैं कि थोड़ा बहुत ब्लैक या कार्बन या सूट वगैरह बने। अब जरा ये फंडा समझना, आप जब घर पे गैस, मैंने बताया आप घर पे गैस बर्न करते हो, सब लोग देखते हो ब्लू कलर की फ्लेम होती है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है, उसमें से काला धुआं नहीं आता। पर जब आप कैंडल जलाते हो उसमें से कैसा धुआं आता है? ट्राई करके देखा है ना सबने? जब आप कैंडल जलाते हो वैक्स वाली मोमबत्ती, तो उसमें से काला धुआं आता है, खास करके कैंडल के साइड पे ना, वो व्हाइट पे ऐसा पूरा ब्लैक 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 जम जाता है ना, आप सबने देखा होगा, है ना। उसकी येलो फ्लेम होती है ना, रिड्यूसिंग फ्लेम होती है। फंडा ये है कि जितना आप हायर हाइड्रोकार्बन में जाओगे, जितने हायर एल्केन में जाओगे ना, उतना चांसेस है कि आपको ब्लैक फ्लेम या सूटी फ्लेम या फिर इवन कार्बन डिपॉजिट्स मिलेंगे, है ना। अपने यहाँ इंडिया में तो कैसा है कि वो कार्बन ब्लैक काजल बनाते हैं। आप गाँव में जाओगे अभी भी, आप वो कैसे बनाते हैं, दिया या मोमबत्ती लगा के उसके ऊपर वो उल्टा ऐसे वेसल कटोरी उल्टा करके रख देते, तो काला जो जमा होता है ना, उससे काजल बना के फिर वो लोग आंखों में लगाते हैं अभी भी, हाँ, विच इज वेरी हार्मफुल, यू शुड नॉट डू दैट, बट इट इज स्टिल प्रैक्टिस इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो। तो बेसिकली फंडा ये है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन होंगे उतना चांसेस होगा कि वो क्लीन बर्निंग फ्यूल ना हो। तो इसीलिए मीथेन को क्लीन बर्निंग कहा गया, क्यों? क्योंकि एक ही कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, और जैसे जैसे कार्बन नंबर बढ़ेगा तो वो क्लीन बर्निंग वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा कम होता जाएगा। आई होप ये क्लियर हुआ सबको, है ना? ओके ये जो है, कैन यू रिकॉल व्हाट इज द प्रोडक्ट विच इज पॉइजनस? अगर इनकम्प्लीट कंबशन, ढंग से कंबशन नहीं हुआ, ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिला, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा, जो बहुत ही हाईली डेंजरस होता है, बहुत ही टॉक्सिक होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, हाईली सफोकेटिंग गैस होती है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है हमारा पायरोलिसिस। द वर्ड इटसेल्फ, नाम से ही पता चलता है, पायरो मतलब, द वर्ड पायरो मीन्स हीट। पायरो वर्ड का मतलब क्या है? हीट। पायर, EYRE, पायर और पायरो मीन्स हीट, है ना। जैसे पायरोटेक्निक्स, फटाके जो अपन दिवाली में, अब नहीं बजाता कोई, बट दिवाली में जो फायर क्रैकर्स आप बजाते हो उसको क्या बोलते हैं? पायरोटेक्निक्स, है ना। द वर्ड पायर बेसिकली मीन्स हीट। तो पायरोलाइसिस, नाम से ही पता चल रहा है। लाइसिस का मतलब ब्रेक डाउन, किसी चीज का लाइसिस करना, है ना। हाइड्रोलाइसिस, पायरोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, सबने पढ़ा है। लाइसिस का मतलब तोड़ना, ठीक है, और पायरो का मतलब हीट। तो क्या दिमाग लगा लो जरा, आप बोलोगे अरे सर ये तो इजी हो गया, एल्केन को हीट करके उसको ब्रेक कर दिया, उसके बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, क्या बन गया? ऑब्वियसली लोअर एल्केन्स या फिर एल्कीन्स। या तो उसमें से हाइड्रोजन निकल जाएगा या फिर कार्बन एटम्स कम हो जाएंगे, तो हायर एल्केन से लोअर एल्केन बन गया, या फिर एल्केन से एल्कीन बन गया। क्या ये बात समझ में आई? तो एल्केन्स और हीटिंग एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगर प्रेजेंस ऑफ एयर में करते तो कंबशन होता ना, दिमाग लगाओ जरा। अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते बच्चों तो क्या होता? कंबशन होता। लेकिन ऑक्सीजन के बिना हीट कर रहे हो तो क्या बनने वाला है? लोअर एल्केन्स या एल्कीन्स या फिर हाइड्रोजन बन जाएगा। दिस इज नोन एज पायरोलिसिस और क्रैकिंग। इसको क्या बोलते हैं? पायरोलिसिस बोलते हैं या फिर क्रैकिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल है, और ये हायर एल्केन्स में होगा जनरली। ये किस में होगा? ये हायर, मतलब कि 3-4 कार्बन के एल्केन में इतना मजा नहीं आएगा। जो बड़े वाले 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, उनके एल्केन्स में ज्यादा होगा। जैसे कि ये आपने ले लिया, इसका नाम क्या था? ये क्या है? C6H14 क्या है? आप बोलोगे सर ये हेक्सेन है। हेक्सेन को आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर रहे हो, कहीं पे भी आपको ऑक्सीजन दिख रहा है? नहीं, ऑक्सीजन के बिना हीट हो रहा है, देख लेना। यहाँ पे ऑक्सीजन के
बिना हीट हो रहा है हाई टेम्परेचर पे 773 केल्विन तक आपने इसको हीट कर दिया, ऑक्सीजन डाला ही नहीं, तो क्या होगा, पहले तो C6H12 यानी कि हेक्सीन प्लस हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? अब आप सोचेंगे कि सर इसका उल्टा रिएक्शन तो हमने किया था। याद करो, हमने सबसे पहला रिएक्शन एल्केन बनाने के लिए क्या किया था, दिमाग लगाओ जरा। तो बोलो हमने एल्कीन लिया था और हाइड्रोजन ऐड किया था। हमने क्या किया था, एल्कीन लेके हाइड्रोजन ऐड किया था इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम, है ना। अब उल्टा कर रहा हूं मैं, बताओ हाँ कि ना। अब सबको समझ में आया होगा कि अच्छा बनाते वक्त क्या किया था, एल्कीन लिया था, हाइड्रोजन ऐड किया था। अब रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एल्केन लिया, हीट किया हाई टेम्परेचर पे, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन, मतलब पहले हाइड्रोजिनेशन किया था, अब क्या हुआ, डीहाइड्रोजिनेशन कर दिया। अब क्या किया, डीहाइड्रोजिनेशन कर दिया। सही बात है, एकदम इजी। तो पहले अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बनाने थे, अब उल्टा सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड बना दिया। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? सिंपल बात है कि नहीं? अच्छा, तो आप समझो, आप ये बोलो कि भाई मैंने हेक्सेन लिया, मैंने उसको हीट किया तो हेक्सीन बन गया, लेकिन अभी भी आप नहीं माने, आप उसको और हीट कर रहे हो और हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, तो वो ब्रेक हो जाएगा उसके कार्बन टू कार्बन। क्योंकि देखो आप हीट करोगे तो क्या होगा, हीट करने से एनर्जी मिलेगी, और एनर्जी मिलने से क्या होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे। तो पहले क्या हुआ, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक हुआ, हाइड्रोजन अलग हो गया, एल्कीन बन गया। आप बोलोगे ठीक है। फर्दर आप हीट करते रहो तो क्या होने वाला है, कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो 6 कार्बन थे, अब वो कैसे स्प्लिट हो गए, देखो 4+2 का कॉम्बिनेशन, समझ में आ रहा है? देखो ब्यूटेन प्लस इथेन, ये भी पॉसिबिलिटी है। और भी आप हीट कर रहे हो, तो अब क्या हुआ, जो ब्यूटेन था, ठीक है, जो ब्यूटेन मिला था वो भी फर्दर स्प्लिट हो जाएगा। कैसे, प्रोपीन C3H6, ध्यान से देखो, प्रोपीन प्लस फिर इथीन प्लस मीथेन, यानी कि इसमें मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ लोअर एल्कीन्स या हाइड्रोजन या लोअर एल्केन्स इज पॉसिबल। बोलो यस ऑन। नाउ क्वेश्चन यहां पे बच्चों का ही आता है, सर इज देयर अ फिक्स कॉम्बिनेशन और इज देयर समथिंग दैट वी हैव टू लर्न, हमको इसमें क्या लर्न करना पड़ेगा कि इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा? टेक्निकली नॉट, टेक्निकली नो। क्यों? क्योंकि मल्टीपल कॉम्बिनेशन। अभी हेक्सेन में हेक्सीन प्लस हाइड्रोजन भी पॉसिबल था, अपना पेंटेन प्लस मीथेन भी पॉसिबल है, ब्यूटेन प्लस इथेन भी पॉसिबल, 2+4 का कॉम्बिनेशन, 5+1 का कॉम्बिनेशन, कितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। क्लियर है? तो इसके पीछे ज्यादा बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा एक डेफिनेशन है, एक छोटा सा शॉर्ट आंसर आएगा आपके थियरी पेपर में, आपके कॉलेज के एग्जाम में, कि भाई पायरोलिसिस या क्रैकिंग क्या होता है। तो जितना मैंने 4 लाइन मार्क किया उतना, और एक एग्जाम्पल आप इतना लिख के आओगे, दैट इज मोर देन इनफ। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बात ध्यान में रखना, कुछ चीजें जो है मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में आपके सामने टेक्स्ट बुक में मार्क करके और साइड में लिख रहा हूँ, तो जो एंट्री मैं यहाँ पे टेक्स्ट बुक में करता हूँ आपको लिखनी है, ऑफ कोर्स, ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। एंड सर्टेन थिंग्स आई एम एडिंग द पेजेस एंड राइटिंग ना, तो आपके नोटबुक में वो नोट्स की एंट्री होनी चाहिए टुगेदर। आइडियली व्हाट यू शुड डू इज, जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में मार्क किया वो, एंड देन जो नोटबुक में लिखा वो, दैट होल थिंग विल मेक लाइक वन प्रॉपर फ्लोएबल नोट्स, राइट? दैट इज आइडियली हाउ यू आर सपोज टू मेक योर ऑर्गेनिक नोट्स। ओनली देन आपको ये चैप्टर्स अच्छे से एक फ्लो में, एक प्रॉपर इसमें सीक्वेंस में समझ में आएंगे, है ना बच्चों? चलो, तो आई थिंक अभी के लिए हम लोग ये सेशन में आज यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। नो, इनफैक्ट ओके, व्हाट वील डू इज वील फिनिश इट ऑफ, राइट? बेटर, वी हैव अ लिटिल टाइम, वील फिनिश इट ऑफ। एक ही रिएक्शन बचा ना, दैट इज द नेक्स्ट वन इज द रीफॉर्मिंग रिएक्शन। नाउ रीफॉर्मिंग नाम से अगेन पता चल रहा है क्या, तो हमारा क्या हो गया, पहला डायरेक्ट हैलोजिनेशन हो गया, सेकेंड हमारा हो गया कंबशन, थर्ड हमारा हो गया पायरोलिसिस। कंबशन पायरोलिसिस में डिफरेंस क्या याद रखने को बोला था, कंबशन में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया था, पायरोलिसिस में ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करने को बोला था, है ना? ये मेंशन कर देना, नहीं तो गड़बड़ करोगे, ये वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट है हमारा लास्ट जो है वो है रीफॉर्मिंग। अब रीफॉर्मिंग नाम से पता चल रहा है कि भाई रिफॉर्म करना है, उसको चेंज करना है। रिफॉर्मिंग से तो इंग्लिश तो आपको आती है इतनी, तो आप बोलेंगे हाँ सही है, रिफॉर्मिंग का मतलब उसको क्या करना है, चेंज करना है भाई। तो क्या चेंज करना है, तो समझो, आपके जो स्ट्रेट चेन एल्केन्स थे, कौन से, हर एक स्ट्रेट चेन एल्केन नहीं, ओनली मोर देन 6 कार्बन एटम्स वाले, ध्यान से सुनना। स्ट्रेट चेन एल्केन्स कौन से, 6 और मोर, वेरी इंपॉर्टेंट,
Reforming reaction will occur not in all alkanes, they will occur in alkanes that have 6 carbon atoms or higher. ठीक है, they are converted to benzene and its homologues. 6 कार्बन वाला रहेगा तो बेंजीन बन जाएगा, थोड़ा दिमाग लगा लो. 7 कार्बन वाला रहेगा तो क्या बन जाएगा? टोलुइन बन जाएगा. है कि नहीं बच्चों? है ना? तो इस तरह से आपका जो नंबर ऑफ कार्बन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे. अब ये होगा क्या, जब आप उसको हीट कर रहे हो अंडर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, आप उसको हीट कर रहे हो अंडर प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक कैटलिस्ट. विच स्पेसिफिक कैटलिस्ट? इन द प्रेजेंस ऑफ V2O5, C2O3, MO2O3, है ना. 2:5 है, देखो 2:5 का रेशियो है, 2:3 का रेशियो. ऐसे याद रख सकते हो कि भाई ये मेटल के ऑक्साइड्स हैं. ये कौन से? ये मेटल के, ये डी ब्लॉक मेटल्स के ऑक्साइड्स है बेसिकली. ठीक है. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना. व्हाट इज एल्यूमिना? ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता. एल्यूमिना क्या है? एल्यूमिना किसका नाम है? तो एल्यूमिना नाम है Al2O3 का. तो क्या ये पैटर्न सबने पकड़ा? ध्यान से देखना, क्या ये पैटर्न आप लोगों ने पकड़ लिया? सर Cr2O3, MO2O3, Al2O3, V2O5. तो जब मैं एरो पे ये देखूंगा क्या कि मेटल का ऑक्साइड है, क्या है, मैं एरो पे देखूंगा क्या मेटल का ऑक्साइड है, तो यहां पर फंडा ये है कि जब आपके पास ऐसा एल्केन है जिसमें 6 या उससे ज्यादा कार्बन, ध्यान से सुनना, ऐसा एल्केन है जिसमें क्या है 6 या उससे ज्यादा कार्बन है, पहली बात. दूसरा, उसको आप हीट कर रहे हो. अब आपको प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन नहीं देखना है, अब आपको देखना है एरो पे हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और मेटालिक ऑक्साइड लिखा है क्या. क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, सुनना बच्चों. क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोल रहा हूं? एल्केन को ऑक्सीजन के साथ हीट किया तो क्या था? CO2H2O. करेक्ट हो गया. बिना ऑक्सीजन के हीट किया तो क्या बन रहा था? पायरोलिसिस. बॉन्ड ब्रेक हो रहे थे, हाइड्रोजन रिलीज हो रहा था या एल्कीन वगैरह बन रहा था. तीसरा कैटेगरी क्या है? एल्केन लिया, हीट करना है, पर एरो पे क्या दिया है? एरो पे क्या दिया है? हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और साथ में मेटालिक ऑक्साइड दिया हुआ है. तब क्या होगा? रीफॉर्मिंग होगा. अब इस रिएक्शन के बहुत सारे नाम है. इसका नाम है रीफॉर्मिंग. आप बोलोगे यस, रीफॉर्म हो रहा है, स्ट्रेट चेन से आपके एरोमेटिक में कन्वर्ट हो रहा है. तो इसीलिए एरोमेटाइजेशन. पहले रीफॉर्मिंग क्यों बोला था? क्योंकि स्ट्रेट चेन से या तो वो क्लोज चेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ओपन चेन से क्लोज चेन में कन्वर्ट हुआ तो रीफॉर्म हुआ. पहले नॉर्मल एलिफेटिक था, अब एरोमेटिक में कन्वर्ट हुआ, तो इसका नाम एरोमेटाइजेशन भी होगा. आप बोलेंगे हाँ. और साइक्लाइजेशन भी हो सकता है. क्यों भाई? क्योंकि पहले नॉन साइक्लिक था, अभी क्या बन गया? साइक्लिक कंपाउंड बन गया. क्या ये बात समझ में आई बच्चों? साइक्लाइजेशन, एरोमेटाइजेशन और रीफॉर्मिंग. एग्जाम्पल बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है एन हेक्सेन. आपने 6 कार्बन का हेक्सेन लिया, V2O5 के प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर पे हीट किया तो क्या बन गया? हमारा बेंजीन बन गया. क्या बन गया? बेंजीन. एंड दिस प्रोसेस इज यूज्ड इन रिफाइनरीज टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी गैसोलीन. गैसोलीन में बेसिकली आपका पेट्रोल प्लस स्मॉल अमाउंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रेजेंट होता है. ठीक है. गैसोलीन में जनरली अल्कोहल्स भी प्रेजेंट होते हैं कई बार, और मेजॉरिटी केसेस में आपका क्या प्रेजेंट होता है? पेट्रोल तो होता ही है, बट साथ में स्मॉल अमाउंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. सो दैट्स व्हाई, बिकॉज बेंजीन है यहाँ पे, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाकर आपके फ्यूल में ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाता है? आपका गैसोलीन. पेट्रोल की जगह पे गैसोलीन बन जाता है. ठीक है बच्चों. तो यहाँ पे कंप्लीट हुए हमारे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स. ओके. लास्ट पार्ट है एल्केन्स का हमारे यूजेस. यूजेस आपको सिर्फ लर्न करने, यूजेस बहुत थियोरेटिकल है. ठीक है. फर्स्ट 4 एल्केन्स आर यूज्ड एज फ्यूल मेनली फॉर कुकिंग पर्पस. एग्जांपल LPG, CNG. आई होप सबको फुल फॉर्म पता है. लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. CNG, पेट्रोल, डीजल आर यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर ऑटोमोबाइल. सबको पता है, क्या नया है इसमें? ठीक है. लोअर लिक्विड alkanes are used as solvent. Alkanes with more than 35 carbon are used for road surfacing. टार बोलते हैं इसको. टार हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? डांबर बोलते हैं. डांबर काले कलर का रोड पे लगाते हैं, देखा होगा, गरम करके. ठीक है. दैट इज नथिंग बट एक्चुअली एल्केन, बट हायर एल्केन. लोअर वाले लिक्विड होते हैं, फिर 5 से लेके 17, 5 to 17, सॉरी, लोअर वाले गैसेस होते हैं, 5 to 17 लिक्विड होते हैं, और अबाव 17
सॉलिड्स होते हैं, ये ऑलरेडी लास्ट टाइम बता दिया था, याद होगा आपको। फिर वैक्सिस जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट एल्केन्स होते हैं, दे आर यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन द प्रिपरेशन ऑफ कैंडल्स। एंड कार्बन ब्लैक, व्हाट इज कार्बन ब्लैक? कार्बन ब्लैक इज दैट काजल, जो मैंने बोला ना, सूट है ना, उल्टा करके वो आप वेसल रख दो, ये ट्राई मत करना, घर पे मम्मी मारेगी, ठीक है। तो कैंडल वैंडल के ऊपर अगर कोई चीज़ काली, वो काला जो जमा हो जाता है उसको कार्बन ब्लैक बोलते हैं। बेसिकली सिंपल इंग्लिश में अपन उसको सूट भी बोलते थे, सूट, है ना। इसको ऐश से कंफ्यूज मत करना, ऐश मतलब राख होता है, वो ऐश वो है जो बाय प्रोडक्ट बच गया कोई चीज जलने के बाद, पेपर वगैरह जलाया आपने और जो लास्ट में कचरा बचा वो ऐश है। कार्बन ब्लैक क्या है कि जो फ्लेम आ रही है ना, वो फ्लेम के ऊपर से जो काला काला धुआं आ रहा है उसको जमा करोगे, उसको कार्बन ब्लैक बोलते हैं। बेसिकली नथिंग बट कार्बन। और ये कार्बन ब्लैक कहाँ यूज होता है? तो भाई ये अच्छा मतलब एकदम डार्क डीप ब्लैक कलर होता है ना, तो ये प्रिंटर का इंक बनाने के लिए, शू पॉलिश वगैरह बनाने के लिए यूज होता है। तो कार्बन ब्लैक जो है दैट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रिंटिंग इंक, शू पॉलिश, इवन समटाइम्स मेकअप आर्टिकल्स, जैसे मैंने कहा काजल वाजल बनाने में यूज होता है। बाय द वे, जिन बच्चों को नहीं पता, थोड़ी आप लोगों की इंग्लिश वीक है मुझे पता है, काजल को इंग्लिश में एक्चुअली क्या बोलते हैं? काजल को इंग्लिश में बोलते हैं कोल, KOHL, COAL वाला कोल नहीं, कोयला वाला कोल नहीं भाई, ठीक है ना। ये बहुत कम लोगों को पता होता है सरप्राइजिंगली, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए बच्चों को भी बहुत कम पता होता है। अपने इधर इंडिया में कोल बनाने के लिए कार्बन ब्लैक यूज करते हैं इन मेनी केसेस, एज आई मेंशन इन रूरल एरियाज एंड ऑल। आइडियली इट शुड नॉट बी डन। तो ये जो कार्बन ब्लैक है, जो काला धुआं आपने जमा किया, वो कार्बन है, उसको आप यूज करो प्रिंटिंग इंक और शू पॉलिश बनाने में, ठीक है। So I think that is your entire part completed about alkanes. In the next session, we'll do alkenes.